लेटर ज्वाइन कर सकते हैं और फिर जो है या जो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकेंगे। तो आज हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं इसमें। तो रिलेटिविटी इसको न्यूटन के टाइम से इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट्स ऑफ एब्सोल्यूट टाइम एंड एब्सोल्यूट स्पेस टू फॉर्मुलेट हिज लॉज ऑफ मैकेनिक्स। तो न्यूटन जो बिलीव करता था एब्सोल्यूट टाइम और एब्सोल्यूट स्पेस में, और इससे क्या मुराद है? एब्सोल्यूट टाइम से मुराद है कि टाइम जो है वो फ्लो करता है यूनिफॉर्मली, सब के लिए एक जैसा फ्लो करता है उसका टाइम का फ्लो, और स्पेस में जो चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं या कोई रिलेटिव मोशन है ऑब्जर्वर्स की, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसी तरीके से स्पेस की बात है कि स्पेस का एब्सोल्यूट होने का क्या मतलब है। तो एब्सोल्यूट स्पेस रिमेन्स द सेम एंड इमूवेबल विदाउट रिगार्ड टू एनीथिंग एक्सटर्नल। तो स्पेस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मूव कर रहे हैं या रिलेटिव मोशन में है। तो स्पेस के स्ट्रक्चर पे उसकी जो ग्रिड है, उसकी अगर आप थ्री स्पेस जो है वो ग्रिड बनाते हो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो स्पेस से मुराद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की जो लेंथ विथ हाइट है वो कोई भी मेजर कर ले, चाहे वो मूविंग ऑब्जर्वर हो चाहे रेस्ट पे हो, तो वो सेम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो स्पेस में कहीं कोई स्ट्रेचिंग इफेक्ट नहीं आता, कोई कंट्रैक्शन वाला इफेक्ट नहीं आता, इस तरह की चीज़ें नहीं आती। स्पेस जो है वो सब के लिए एक जैसा है, तो इसको एब्सोल्यूट स्पेस की जो है वो कंसेप्ट है। So therefore space and time remain independent of each other in Newtonian mechanics. बाद मुख्तलिफ़ किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें ये इवेंट है कि इवेंट क्या होता है। एन इवेंट इज़ द अकरेंस ऑफ फिजिकल सिचुएशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। तो इवेंट जो है वो कोई चीज़ अगर वाक़या होती है, जैसे कि आपने कोई लाइट जो है वो टर्न ऑन की या टर्न ऑफ की, इस तरीके से कोई चीज़ है उसको हिट किया, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो किसी एक इंस्टेंट पे एक स्पेस टाइम पॉइंट पे अकर होती है, उसको इवेंट कहते हैं। फिर इसके लिए इन इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम फॉर असाइनिंग कोऑर्डिनेट्स टू इवेंट्स। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करते हैं। फ्रेम जो है, एक फ्रेम एस है, उसने कहा कि इवेंट एक्स वाई जी स्पेस पॉइंट पे टी टाइम पे हुआ, जबकि एक दूसरा ऑब्जर्वर है वो कहता है कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम और टी प्राइम पे हुआ। तो न्यूटन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम जो है उसका फ्लो सेम है, तो वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता, तो सेम टाइम जो है होगा टी इक्वल्स टू टी प्राइम। अच्छा, आगे चलते हैं। यस, मेरा लेक्चर हो रहा है अभी ऑनलाइन। ऑब्जर्वर्स इसके बाद आप ये इन फ्रेम में ऑब्जर्वर्स होते हैं। एन ऑब्जर्वर इज एन इंडिविजुअल डेडिकेटेड टू यूजिंग अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर रिकॉर्डिंग इवेंट्स। तो ऑब्जर्वर हैं जो कि क्या करते हैं, वो इन फ्रेम में मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, डेटा लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वर्स जो हैं आपके मोस्टली जो है आपका एक्सपेरिमेंट ऑपरेटर्स है, डिटेक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। फिर कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो ऐसी होती हैं जो फ्रेम्स पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि मैस है, वो आप फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज है। और आगे चल के ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं, रिलेटिव होती हैं, जैसे मोशन है, रिलेटिव है। ठीक है, मोशन कोई शख्स मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन जो है एटलीस्ट जो है वो आप जो है वो रिलेटिव मोशन में है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे को कहते रहेंगे कि ये मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, इसमें एब्सोल्यूटनेस की बात नहीं। तो इसके न्यूटन का तो ये बहुत सारे फ्रेम्स हैं, और इनमें एक स्पेशल फ्रेम है जिसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया जो होल्ड करता है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें जो है अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी।
और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो कोई भी फिजिकल फोर्स, कोई भी फोर्स जो है उस पर नहीं लगेगी, तो वो इस तरीके की अपनी जो स्टेट है मोशन की उसको मेंटेन रखेगी। तो ये चीज़ें हैं, ये आगे चल के हमारी इस तरीके से यूज़ होंगी। तो सबसे पहले इस तरफ जाने के बजाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस करते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसको गलीलियन रिलेटिविटी भी आप कह सकते हो, न्यूटोनियन भी कह सकते हो। तो कंसिडर टू इनिशियल फ्रेम्स एस एंड एस प्राइम इन रिलेटिव मोशन एज शोन इन द फिगर। तो इसमें एक एस है और एक एस प्राइम है, एक्स वाई जी और एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम। तो यहाँ पे इवेंट है, तो एस फ्रेम जो है इसको रिकॉर्ड करता है इवेंट को, तो एक्स वाई जी टी कहता है। और एस प्राइम अगर इवेंट को रिकॉर्ड करता है यहाँ पे इसमें मौजूद ऑब्जर्वर जो है तो वो कहेगा एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम और टी प्राइम। तो ये होगी स्टोरी। अब ये इवेंट जो है ये हो सकता है किसी इंस्टेंट पे आपने किसी पार्टिकल को जो है उसकी स्नैपशॉट ले ली, इस तरीके की सिचुएशन है। इन जनरल वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो कोई एक आर्बिट्रेरी इवेंट है, किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी मेजर कर ली, उसका एक्सेलरेशन मेजर कर लिया, उसकी पोजीशन मेजर कर ली। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो अब आगे चलते हैं। तो इन दोनों को हम इनके कोऑर्डिनेट्स को हम रिलेट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एस प्राइम फ्रेम है ये असल में कांस्टेंट बी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन, और टी टाइम में ये यहाँ तक पहुँच जाता है। टी इक्वल टू 0 टाइम में इसका ओरिजिन और एस फ्रेम का ओरिजिन जो कोइंसाइड था, तो टी टाइम में यहाँ तक पहुँच गया, इतना डिस्टेंस ने कवर कर लिया। तो अब जो इवेंट है वो एस फ्रेम के लिहाज से एक्स डिस्टेंस पे है, जबकि एस प्राइम फ्रेम के लिहाज से वो एक्स प्राइम पे है। और फिर एक्स जो है वो वी टी प्लस एक्स प्राइम है, और एक्स प्राइम जो है वो एक्स माइनस वी टी। तो ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से आप देख सकते हो। और मोशन क्योंकि एक्स के लॉन्ग है तो वाई और जी अनइफेक्टेड है, वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, जी प्राइम इक्वल्स टू जी और टी प्राइम इक्वल्स टू टी। तो इसी चीज़ को, ये मोशन आपकी जो रिलेटिव मोशन है वो एक्स के अलोंग है। ये हो सकता है कि दूसरा फ्रेम जो है वो किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ये हो सकता है जी के में मूव कर रहा हो, या एक्स में मूव कर रहा हो, या वाई में मूव कर रहा हो। अभी तो ये एक्स में मूव कर रहा है, तो किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो उसके लिए आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली तीन इक्वेशंस को मैंने वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। आर प्राइम इक्वल्स टू आर माइनस वी टी और टी प्राइम इक्वल्स टू टी प्राइम। टी इक्वल्स टू टी प्राइम जो है ये मैंने आपको नहीं बताया, ये एब्सोल्यूट स्पेस का जो कंसेप्ट है उधर से ड्राइव है। ये सब के लिए सेम यूनिफॉर्म फ्लो है और उसमें आप इन दोनों को सेम टाइम ले सकते हो आप, टी इक्वल्स टू टी प्राइम। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई आर प्राइम इक्वल्स टू आर माइनस वी टी। अगर वी एक्स के लॉन्ग होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स वाला जो है वो ये बन जाएगा, वाई वाले जो एक वाई में ये है नहीं तो वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई और जी प्राइम इक्वल्स टू जी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इसको दोबारा से ये वाला कंसिडर करते हैं, सिंपल वाली फॉर्म जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू टी प्राइम। तो डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम आपने डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे भी आपने डिफ्रेंशिएट किया, और क्योंकि टी प्राइम जो है वो टी के बराबर है इस साइड पे हमने टी लिख लिया। इसी तरीके से इस पे अप्लाई किया आपने ये डेरिवेटिव, और फिर जी पे, और ये दो बराबर हैं टी प्राइम इक्वल्स टू टी। अब अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे आपके पास आ जाएगा, और यहाँ टाइम का डेरिवेटिव 1 तो ये भी आ जाएगा, और ये इस तरीके से। और ये अब इसको आप कह सकते हो कि लेट से आप किसी पार्टिकल की मोशन जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बन जाएगा इन एस प्राइम फ्रेम। ये जो है फिर बन जाएगा एक्स कंपोनेंट इन एस फ्रेम, और वी जो है वो रिलेटिव स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी बिटवीन टू फ्रेम्स। इसी तरीके से ये वाई कंपोनेंट और फिर ये जी कंपोनेंट। और अगर आप चाहो तो इसको एक जनरल रिलेशन में लिख सकते हो, यू वेक्टर प्राइम इक्वल्स टू यू माइनस वी। तो यू जो प्राइम है ये वेलोसिटी है एस प्राइम फ्रेम में, ये एस फ्रेम में, और ये भी। तो आपने देखा कि वेलोसिटी जो है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, और वेलोसिटीज किस तरीके से ऐड होती हैं ये उसका रूल है, वेलोसिटी एडिशन रूल। जो है वो आपने
v को कांस्टेंट लिया रिलेटिव वेलोसिटी को। अगर v कांस्टेंट ना हो तो फिर इसका डेरिवेटिव भी आएगा, लेकिन यहाँ पे हम इनर्शियल फ्रेम्स की बात कर रहे हैं। तो ये दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं और इसलिए इनके दरमियान की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, टू इनर्शियल फ्रेम्स की बात है। अब इसके बाद आप फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे रिस्पेक्ट टू टाइम टी प्राइम, तो यहाँ पे टी आ जाएगा और ये बन जाएगा ए एक्स प्राइम इक्वल्स टू ए एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट एक्सीलरेशन का एस प्राइम फ्रेम में और एस फ्रेम में सेम है, इसी तरह वाई, इसी तरह जी। और इन जनरल आप लिख सकते हो कि ए वेक्टर जो है प्राइम फ्रेम में मेजर करें या अन प्राइम फ्रेम में, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो ये एग्जांपल हुई एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी की, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लासिकल रिलेटिविटी और गैलीलियन रिलेटिविटी, ठीक है, और न्यूटोनियन। अब इसके साथ जो है अगर आप न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर कैसे बिहेव करता है। तो आप यहाँ पे एफ इजिकल टू एम ए होता है, यहाँ पे आप जो है एम प्राइम और यहाँ पे एम लिख लो इसकी दोनों साइड पे, क्योंकि एम जो है वो एम प्राइम के बराबर है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। तो फिर ये जो आपका एफ बन जाता है और ये जो आपका एफ प्राइम बन जाता है। तो फोर्स जो है वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है, वो इनर्शियल फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम में आप फोर्स का इफेक्ट जो एक फिज़िकल क्वांटिटी है वो देखोगे, वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये भी डेफिनेशन बनती है कि तमाम इनर्शियल फ्रेम्स जो हैं वो इक्वलेंट हैं, ठीक है। यहाँ से ये भी आप असर्ट कर सकते हो कि तमाम इनर्शियल फ्रेम्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर इनर्शियल फ्रेम्स इक्वल ना होते तो एफ जो है वो एफ प्राइम के बराबर ना होता, ठीक है। एक फ्रेम में फोर्स का इफेक्ट कुछ होता है, दूसरे में कुछ होता है। तो इट्स लाइक कि आप जो है दो शख्स जो है वो एक दूसरे पे कोई एक शख्स किसी चीज़ पे फोर्स लगाता है और वो जो है वो ऑब्जर्वर जो है चाहे उसको रेस्ट फ्रेम में मेजर करता है चाहे उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मेजर करता है, वो फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी वो सेम कंक्लूजन निकालेगा कि ये इतना जो इसका इफेक्ट हुआ। तो ये है क्लासिकल रिलेटिविटी के ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल रिलेटिविटी, द कांसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट स्पेस इज अननेसेसरी। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो एब्सोल्यूट स्पेस का कंसेप्ट है वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्यूट स्पेस में ये बात भी आ रही है जैसे कि कोई कि आप इन सम सेंस जो है कि आप बता सकते हो कि कोई ना कोई फ्रेम जो है वो असल में बताएगा कि कौन मूव कर रहा है। तो एक फ्रेम जो है वो स्पेशल है, एक फ्रेम स्पेशल है, इसको आप यूनिवर्सल फ्रेम कह सकते हो। कि यूनिवर्सल फ्रेम का एग्जिस्टेंस जो है वो क्लासिकल रिलेटिविटी भी उसका इनकार कर रही है, लेकिन न्यूटन शायद समहाउ जो है उस पर बिलीव करता था कि कोई ना कोई ऐसा फ्रेम एग्जिस्ट करता है जो बताता है कि कौन से बाकी फ्रेम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सी है वो अजम्पशन थी, अगरचे कि क्लासिकल रिलेटिविटी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आगे स्टोरी चेंज होती है तो आपको पता आप देखोगे कि शायद उसकी अहमियत बन जाए यूनिवर्सल फ्रेम की। तो वो क्या है, तो अब यहाँ पे फोर्स जो है कि सारी फोर्सेस पे हम ये देख सकते हैं कि वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहती हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं गैलीलियन रिलेटिविटी और कॉमन सेंस जो है वो एक्सपीरियंस पे बेस करती है। और अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है जैसे कि लॉरेंट फोर्स है, क्या वो भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इन्वेरिएंट रहती है। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन देख लें आप या मैक्सवेल इक्वेशंस देख लें, तो उसको अब देख लेते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस आप लोग पैरेलल में यकीनन EMT2 का कोर्स पढ़ रहे होगे और हो सकता है कि मैक्सवेल इक्वेशंस तक के चैप्टर तक पहुंच गए हो। 7th या 7th चैप्टर में मेरा ख्याल है मैक्सवेल इक्वेशंस, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो ग्रिफिथ की बुक है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस फ्री स्पेस में डाइवर्जेंस ऑफ बी तो होता ही जीरो है, लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो रो बाय एप्सिलॉन नॉट होता है फ्री स्पेस में, ये भी जीरो। और कर्ल ऑफ ई जो है पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, और कर्ल ऑफ बी जो है वो पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है विच इज़ 1/c²। तो अब इसमें आप चाहे इस इक्वेशन का कर्ल ले लो चाहे इसका, हम इसका कर्ल ले लेते हैं। इसका कर्ल लेते हो आप तो कर्ल ऑफ ई बन जाएगा, और यहाँ पे कर्ल लोगे तो पार्शियल बाय पार्शियल टी कर्ल ऑफ बी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कर्ल ऑफ बी जहाँ बनाया ये वाली इक्वेशन जो फोर्थ इक्वेशन है ये यूज़ करनी है। और कर्ल ऑफ ई जो है इसमें फार्मूला लगता है डेल स्क्वायर ई और ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई, यहाँ माइनस साइन। और इस तरीके से यहाँ पे आपने जब किया तो ये पार्शियल ई बाय पार्शियल टी आ गया, एक टाइम डेरिवेटिव बाहर है तो ये दो टाइम डेरिवेटिव बन जाते हैं। यहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है इसको आप 1/c² लिख सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो जीरो है, तो डेल स्क्वायर माइनस 1/c² पार्शियल 2 बाय पार्शियल टी स्क्वायर ई।
तो ये जो चीज़ है ये आप इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो। बी के लिए भी यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ बी के लिए भी कर सकते हो। उसमें आपने कर्ल जो है वो इसका लेना है सेकंड इक्वेशन का, और फिर इसमें कर्ल ऑफ ई की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। तो आप देखोगे कि यही चीज़ जो है वो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें आप देख रहे हो कि वो वेव इक्वेशन जो है उनकी वेरिएशंस जो है वो वेव इक्वेशन टाइम के साथ और स्पेस के साथ जो उनकी वेरिएशन है वैक्यूम में, वो वेव इक्वेशन जो है उसको फॉलो कर रही है। ये वेव इक्वेशन है, और यहाँ पे जो ये सी होता है ये उसकी वेव की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पीड जो है यहाँ पे निकलती है स्पीड ऑफ लाइट। तो इस तरह मैक्सवेल इक्वेशंस का जो काम जो मैक्सवेल ने किया वो यही किया। मैक्सवेल इक्वेशंस का एक अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, लाइट का पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वैक्यूम में अगर ये प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, तो फिर उस वक्त उस टाइम में तो लोग सोचते थे कि वेव्स जो हैं वो डिस्टर्बेंसेस होती हैं इन सब मीडियम जो प्रोपिगेट करती हैं, जैसे कि साउंड वेव है या वाटर वेव। तो इनको मीडियम की ज़रूरत होती है, और मीडियम की ज़रूरत होती है तो साउंड वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है, उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो मूव करती हैं। और वेव इक्वेशन में जो ये लिखी होती है स्पीड, ये क्या होती है, स्पीड होती है। अच्छा एक मिनट, कॉल आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा जी, कहाँ गए मैं, कहाँ पहुँचे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको वेव इक्वेशन के बारे में बता रहा था कि वेव इक्वेशन में जो स्पीड होती है वो असल में स्पीड होती है विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम। तो मीडियम जो है उसके रिस्पेक्ट से जो उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो किस तरह प्रोपिगेट हो रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैक्यूम में जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव कर रही हैं, आपकी मैक्सवेल बता रही हैं, तो फिर लाजमी बात है लोगों ने सोचना शुरू किया कि यकीनन कोई मीडियम है जिसको उन्होंने जो है वो ईथर का नाम दिया। दूसरा आप ये देखो कि यहाँ पे गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अगर आप इसको गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसकी करते हो तो उसमें मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती हैं, वो इनवेरिएंट नहीं रहती। अब ये थोड़ी सी जो है इसमें आपको ये करना पड़ेगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ये डेल है असल में, इसको कंपोनेंट फॉर्म में मैंने लिखा है। उसमें चेंज रूल लगाया आपने, पार्शियल एक्स जे प्राइम बाय पार्शियल एक्स आई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जे प्राइम। तो ये चेन रूल जो है लगा। इसमें आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हो तो फिर आपके पास ये क्रोनेकर डेल्टा जो है ये बन जाता है, डेल्टा आई जे। और फिर इसमें इसको जो है आप कर सकते हो, जो है ये क्रोनेकर डेल्टा बन जाता है, क्योंकि एक्स प्राइम जो है वो एक्स माइनस बी टी के बराबर है। उसको डिफ्रेंशिएट करो तो आप क्या, तो यहाँ पे मेरा ख्याल एक चीज़ लिखनी चाहिए, वो है कि अगर मैं लिखूँ कंपोनेंट फॉर्म में तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या बनेंगी, माइनस बी, इस तरीके से बनेगी। तो आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे रिस्पेक्ट टू एक्स जे, तो यानी डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स जे वाला ये यहाँ पे एक्स जे आ जाएगा। फिर एक्स जे को डिफ्रेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू एक्स आई, तो वो यही बन जाता है कि जब दोनों बराबर होंगे तो 1 अदरवाइज 0, तो ये डेल्टा आई जे बन गया। तो इस तरह फिर जे पे समेशन है, तो जे जहाँ है वहाँ पे आई बन जाएगा ये। फिर पार्शियल बाय पार्शियल टी है, इसको चेन रूल लगा लो आप, पार्शियल टी प्राइम बाय टी और पार्शियल बाय पार्शियल टी प्राइम, और इसी तरीके से यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पे भी टाइम का डेरिवेटिव यहाँ पे भी मेरा ख्याल है बनता है, और वो जो है फिर के टी प्राइम के अंदर जो है वो दूसरी जो इक्वेशन है हमारी वो ये है, टी प्राइम इक्वल्स टू टी। तो टी प्राइम के अंदर जो है वो एक्स नहीं है, इसलिए वो वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप टी प्राइम रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा, और ये तो ये आपका ये बन जाता है यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये बन जाता है। अब ये जो है डेल स्क्वायर, इसको अगर आप ट्रांसफॉर्म करो तो आप देखो कि ये जो इक्वेशंस हैं ये अपनी फॉर्म मेंटेन नहीं रखती। ठीक है, फॉर्म मेंटेन नहीं रखती, इसमें एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाती हैं, बिल्कुल ये नहीं बनती। तो इस तरह कहते हैं गिलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अंडर ये वेव्स जो है अंडर गिलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएंट नहीं है। और तो अब यहाँ पे जब ईथर की बात चली तो फिर दोबारा से वो यूनिवर्सल फ्रेम की कहानी जो है वो
दोबारा सामने आ गई। सो अगेन यूनिवर्सल एब्सोल्यूट फ्रेम जो है मे बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। वो एब्सोल्यूट फ्रेम बताएगा कौन किस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बैठा है, ठीक है, और कौन मूव कर रहा है। उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो समझे जाएंगे, माने जाएंगे कि वो हैं बिल्कुल अल्टीमेट। तो वो यूनिवर्सल फ्रेम जो है वो आपका ईथर से बनेगा। यूनिवर्सल फ्रेम कैन बी डिफाइंड बाय मैक्सवेल इक्वेशन फोर्थ विद सी इक्वल टू, और वो रेस्ट फ्रेम होगा ईथर का, और वहाँ पे जो स्पीड होगी सी की वो 3 × 10⁸ होगी, और कोई भी दूसरा फ्रेम जो उसके रिलेटिव मूव कर रहा होगा उसमें स्पीड वो कुछ और देखेगा, वो सी प्राइम देखेगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 3 × 10⁸। तो ये है जी ईथर। ईथर की स्टोरी शुरू हुई। ईथर द हाइपोथेटिकल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज आइडेंटिफाइड विद द एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर मैक्सवेल equation hold with c equals to 3 × 10⁸ meter per second. The measurement of the speed on light on earth should be, ठीक है। फिर अगर तो अर्थ के ऊपर आप मेजर करते हैं तो अर्थ की जो रिलेटिव स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ईथर जो है वो उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। ऊपर जो आपने देखा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रूल वेलोसिटी का वो अप्लाई होगा। इसका मतलब सी प्राइम जो है वो मेजर करेगा, ठीक है, सी प्राइम मेजर करेगा। और अगर सी प्राइम मेजर करता है तो where v is the speed of the earth with respect to ether। तो फिर इस पे एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने। इन अ फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन 1885 माइकलसन एंड मोर्ले फाउंड दैट द स्पीड ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उन्होंने ये फाइंड किया कि स्पीड जो है वो उतनी ही है जितनी लेट से ईथर में होती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उस एक्सपेरिमेंट का। ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकलती है, ये स्प्लिटर है जो लाइट को स्प्लिट करता है। थोड़ी सी लाइट टकरा के इधर चली जाती है, थोड़ी सी इसमें से पास कर जाती है। जो टकरा के जाती है यहाँ पे एक मिरर S2 है जिससे टकरा के वापस आती है। इधर वाली जो है वो एक और मिरर S1 है, उससे टकरा के वापस आती है। तो यहाँ से आने वाली और यहाँ से आने वाली दोनों स्प्लिटर से पास होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, वो ट्रांसमिट होगी इसमें से, वो यहाँ पे ऑब्जर्वर्स के पास आती है। तो ऑब्जर्वर के पास आती है तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, फ्रिंजेस बनती हैं। अब अगर आप इन डिस्टेंसेस को आगे पीछे कर दो, ठीक है, ये दोनों लेंथ जो अगर चेंज करते हो तो वो फ्रिंजेस मूव करेंगी। तो इफेक्टिवली जो है यहाँ पे ये वी वेलोसिटी है इसकी रिलेटिव टू ईथर जो है, तो इसको जो है वो आप मुख्तलिफ डायरेक्शन में रख सकते हो। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ये है, इसको आप रोटेट कर सकते हो, 90 रोटेट कर सकते हो, मुख्तलिफ डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। तो वहाँ पे पहुँचने वाली जो दोनों पास से पहुँचने वाली लाइट हैं उनमें फ़र्क पड़ेगा। अगर तो ये वेलोसिटी उनकी चेंज होगी तो उससे जो है यहाँ फ्रिंजेस पैटर्न जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो फ्रिंजेस पैटर्न जो है वो मूव करेगा और उससे पता चल जाएगा भाई कि स्पीड जो है वो कैसी है, ठीक है, स्पीड जो है वो डिफरेंट है कि नहीं। तो उन्होंने काफ़ी डायरेक्शन में करके इसको देखा तो स्पीड सेम निकली। यही बात जो है वो स्पीड सेम निकली और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्पीड डिफरेंट होनी चाहिए। तो यही चीज़ आप यहाँ की जो लेंथेज हैं लेंथ है उसमें कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं इस नेगेटिव रिजल्ट्स को, कि शायद लेंथ जो है इसकी थोड़ी सी ईथर के अलोंग जो लेंथ है वो इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। ईथर की कोई प्रॉपर्टी है, शायद ईथर इंटरेक्ट करता है ऑपरेटर्स के साथ इस तरीके से कि अगर उनकी तो रिलेटिव स्पीड की डायरेक्शन में लेंथ जो है वो कंट्रैक्शन का कोई फिनोमिना हो सकता है। तो इस तरह की डायरेक्शन फॉलो की लॉरेंस ने, और लॉरेंस ने वो जो है वो निकाली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला निकाला और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन भी बनाई जिसके अंडर मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो इन्वेरिएंट रहती थी, ठीक है। लेकिन उसकी जो सारी डेरिवेशन थी मैक्सवेल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की वो बेस करती थी, यानी ज़्यादा वो उसकी इंटरप्रिटेशन में ईथर जो है वो उसको फॉलो करता था, ईथर थ्योरी को बिलीव करता था। तो खैर ये माइकल मोर्स इनका जो एक्सपेरिमेंट आया उसने ये बताया कि सी जो है वो सी प्राइम के बराबर है। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? Since C prime equals to C in vacuum for all inertial frames, we must abandon the concept of absolute time, space and linear transformation are not correct। तो ये वो पाथ था जो कि आइंस्टाइन ने फॉलो किया कि linear transformation सही नहीं है और C equals to C prime तमाम inertial, ठीक है। तो ये है, इसको फॉलो करते हुए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में इसने 3 पेपर लिखे जिसमें से एक जो है वो रिलेटिविटी का था। तो इसमें 2 पोस्टुलेट्स हैं, वो हैं इनर्शियल फ्रेम्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एनी फिजिकल एक्सपेरिमेंट और या इसी को आप ये कह सकते हो ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट फ्रेम डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप पहला पोस्टुलेट देखो तो ये बिल्कुल सिमिलर है उसी तरह का जो कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला पोस्टुलेट था, ठीक है। वहाँ पे भी यही बात थी कि कोई भी इनर्शियल फ्रेम्स जो हैं वो सारे इक्विवेलेंट हैं
और किसी में आप फ़र्क नहीं कर सकते, किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आप एक लिहाज से फ़र्क नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ पे जो दो इनिशियल फ्रेम्स को कनेक्ट करने वाली चीज़ है वो डिफरेंट है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे एक और जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें भी एडिशन है एज कम्पेयर टू क्लासिकल रिलेटिविटी, वो भी आगे चल के बताता हूँ मैं। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेलेटिव मोशन। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, और ये आप देखो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो आइंस्टाइन का ये पोस्टुलेट है। इसको यूज़ करते हुए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ड्राइव की जा सकती है। मैं वो वाला पार्ट स्किप कर दूँगा आप लोगों के लिए कि बस हम डेरिवेशन से ज़्यादा जो है एप्लीकेशन की तरफ आएँ कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती हैं, और लेकिन ये इम्प्लाई क्या करती हैं, ये हमें क्या बताती हैं। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एक्स प्राइम जो है वो गैमा टाइम्स एक्स माइनस बी टी है। तो और ये गैमा जो है ये है 1/1 माइनस बी ओवर सी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अगर स्पीड ऑफ लाइट को आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, यानी तकरीबन इन्फिनाइट है, तो फिर ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास गैमा 1 आ जाएगा। गैमा 1 आएगा तो एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस बी टी, ये आपकी गिलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशंस को डील कर रहे हो जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो या मोशन जो जिन जिन पार्टिकल की मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो भी क्लोज टू सी है, तो फिर जो है आपका ये फैक्टर जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ये आप देखो कि ये फैक्टर 1 माइनस दिस क्वांटिटी जो है ये लेस देन 1 हो जाती है, तो इसका इन्वर्स जो है ग्रेटर देन 1, तो गैमा इज ग्रेटर देन 1। तो ये एक फैक्टर अपना जो है रोल प्ले करेगा। दूसरा आप पे देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो v जो है वो c से बड़ा नहीं हो सकता। v c के क्लोज पहुंचेगा तो ये 1 माइनस 1 ये गैमा जो है ब्लो कर जाएगा। तो v वेरी क्लोज, v इक्वल्स टू c वाला केस यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको कुछ नहीं बता रही, ठीक है, ये क्योंकि गैमा फैक्टर जो है इनफिनाइट हो जाता है। और ठीक है, और v ग्रेटर देन c में तो ये मैच नहीं हो जाएगा, तो v इज़ नॉट ग्रेटर देन c जो है ये पता चलता है आपको। दूसरा टाइम को देख लो आप, टाइम की ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे c को इन्फिनाइट कर दो तो गैमा जो है वो आपका 1 हो जाएगा, t प्राइम इक्वल्स टू t, एब्सोल्यूट टाइम वाली चीज़ निकल आएगी। लेकिन अब क्या है, टाइम जो है इफेक्ट हो रहा है, टाइम इफेक्ट हो रहा है रिलेटिव मोशन से, और यहाँ पे रिलेटिव मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो आप देखो कि टाइम जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स के साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हो रहे हैं अगर आपकी रिलेटिव मोशन जो है वो x के अलोंग है। ठीक है, इधर कहीं पे भी आपको y और z नज़र नहीं आ रहे, y और z अनइफेक्टेड है, y प्राइम इक्वल्स टू y, z प्राइम इक्वल्स टू z। अगर तो रिलेटिव मोशन जो है वो x के बजाय आपकी y में होगी तो फिर टाइम और y मिक्स होगा। अगर आपकी जो रिलेटिव मोशन है फ्रेम्स की वो z के अलोंग हो रही है तो फिर टाइम और z जो है यहाँ पे x की जगह z आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सी प्राइम यहाँ सी आ जाएगा और एक्स जो इन्फेक्टेड होगा। तो इस तरीके से इसको इन जनरल आप एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के लिए भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हो। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ जो है उसकी इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, और वो किस तरह निकाली जाती है, वो इस तरह है कि आप एस और एस प्राइम को स्विच कर देते हो, बजाय आप एस फ्रेम में चीज़ को ऑब्जर्व करने के आप एस प्राइम फ्रेम के लिहाज से चीज़ देखना शुरू कर दो। तो उसमें जो है वो आप दूसरा फ्रेम आपको माइनस एक्स में जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब आपने प्राइम को अनप्राइम करना है, अनप्राइम को प्राइम करना है, और बी को माइनस बी करना है। तो आप देखो ये प्राइम है, यहाँ पे इसको अनप्राइम कर दिया, ये अनप्राइम्ड है, इसको प्राइम कर दिया, और बी को हमने माइनस बी कर दिया, तो ये प्लस। ठीक है, तो इसी तरीके से ये, इसी तरीके से ये जो रिलेशन मैंने x के इन टर्म्स ऑफ x प्राइम और t प्राइम निकाले हैं, और ठीक है, ये आप यहाँ से भी बाकायदा कैलकुलेशंस करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ये सिंपल ऑब्जर्वेशन में आप फ़ौरन से ही लिख सकते हो, रिजल्ट ये ट्रू होंगे। साइज़ के तौर पे आप ट्राई भी करके देख सकते हो कि अगर यहाँ से x जो है वो मैंने लिखना है इन टर्म्स ऑफ x प्राइम और t प्राइम, तो क्या करना होगा, यहाँ से टाइम को एलिमिनेट करो आप, ठीक है, और फिर देखो कि यही चीज़ बन जाती है। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हैं। वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि v अगर बहुत छोटा हो c के मुकाबले में तो गैमा का फैक्टर जो है वो 1 हो जाता है, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गिलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और इन जनरल जो है वो इन गैमा जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसको मेरा ख्याल जो है हम इस तरह कर लेते हैं, ग्रेटर के बजाय ग्रेटर और इक्वल टू का साइन डाल देते हैं इसमें। ठीक है, जब 1 तब हो जाएगा ये लिमिटिंग है जब v को आप 0 कर दो तो 1 हो जाएगा। ठीक,
गैमा जो है। इसी तरीके से ये भी आपको बता रहा है कि जो है जो है वो फिर लेस देन का साइन आएगा, कर लेते हैं। तो बी जो है वो आपकी इन जनरल सी से छोटी होगी। सी वाला मेरा ख्याल केस यहाँ पे अभी निकाल देते हैं, क्योंकि गैमा का फैक्टर जो है वो 1 हो जाता है। तो बी जो है वो आपकी लेस देन सी। ठीक है, लाइट जो है वो मूव करती है सी के क्लोज, उसके लिए जो है उसको छोड़ के बाकी जो मटीरियल ऑब्जर्वर है उनके लिए आप इसे दो फ्रेम रिलेटिव मोशन में स्पीड के साथ नहीं हो सकते। बी इज इक्वल टू सी के साथ दो फ्रेम रिलेटिव मोशन में नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है जो सी के साथ दौड़ सकते हैं, जैसे कि लाइट है, वो दौड़ सकते हैं। ठीक, तो लेकिन फिर उनके लिए जो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कि प्योर फ्रेम जो है वो आप ले सकते हो, लेकिन कोई ऐसा फ्रेम जो है, लेकिन यहाँ पे दो फ्रेम जो है रिलेटिव मोशन में सी के साथ नहीं हो सकते, ऑब्जेक्ट सी के साथ दौड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सी के साथ तेज दौड़ने वाली सिचुएशन कोई नहीं है। तो इस तरह आपको ये भी पता चल रहा है कि जैसे मैंने बात की कि दो फ्रेम जो है वो रिलेटिव मोशन में सी के साथ नहीं हो सकते। ठीक है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो है बी जो है वो सी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आप लाइट के रेस्ट फ्रेम में नहीं जा सकते। ठीक है, लाइट का क्वांटम जो है वो फोटान कहलाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप क्वांटाइज करते हो लाइट को, तो आपको उसको क्वांटम एनर्जी जो मिलता है फोटान, तो आप फोटान के रेस्ट फ्रेम में नहीं जा सकते। ये भी बात आपको यहाँ से फौरन से पता चले। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के, और जिसमें जो है आपके पास ये है द रिलेटिविटी ऑफ सिमिल्टेनिटी। द रिलेटिविटी ऑफ सिमिल्टेनिटी जो है, सबसे पहले इसमें कंसीडर टू इवेंट्स E1 एंड E2 जो कि x1 प्राइम और x2 प्राइम पे हुए हैं, दो डिफरेंट पोजीशन पे, लेकिन दो सेम टाइम पे, t प्राइम और t प्राइम पे। तो विच अकर एट सेम टाइम बट डिफरेंट लोकेशंस इन फ्रेम एस प्राइम। एस प्राइम में दो इवेंट्स हुए और जो सेम डिफरेंट पोजीशन पे हुए सेम टाइम पे। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो क्या वो दो इवेंट्स हो सकते हैं, जो कोई चीज़ है आपने जो है वो ऑन जो है कोई चीज़ जो है वो आपने लेट से शूट की है और किसी चीज़ को जाके उसने हिट किया है, लेकिन ये तो डिफरेंट। हाँ, ये हो सकता है कि कोई दो टू पर्सन्स कंसिडर कर लो, डिफरेंट लोकेशन पे हैं और वो जो है वो सेम टाइम पे जो है चीख मारते हैं या सेम टाइम पे जो है लाइट जलाते हैं। टू बल्ब, दो बल्ब्स हैं। ठीक है, वो जो है सेम टाइम पे आप टर्न ऑन करते हो। इस तरह की चीज़ जो है मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की चीज़ हो सकती है। या दो शख्स हैं जो डिफरेंट लोकेशन पे हैं और वो सेम टाइम पे हथौड़ी के साथ जो है वो किसी कील को जो है वो जो हिट करते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है इस तरीके से। तो बहुत सारी मैंने एग्जांपल इसकी आपको दे दी। अब इसको एनालाइज करना है एस फ्रेम में। द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम इम्प्लाइज दिस। तो यहाँ पे ये असल में इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखी है टाइम वाली, और यहाँ पे आपको पता है कि दोनों इवेंट्स जो है सेम टाइम पे हुए हैं, तो डेल्टा टी प्राइम 0 हो जाएगा और आपके पास डेल्टा टी जो है वो निकल आएगा गैमा टाइम्स बी डेल्टा एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डेल्टा एक्स प्राइम जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों इवेंट्स अगर डिफरेंट लोकेशन पे होंगे तब ये 0 नहीं होगा, लेकिन अगर सेम लोकेशन पे होंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो इन जनरल दिस इज़ नॉट 0। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दो इवेंट्स एक फ्रेम में एक ही टाइम पे हुए हैं, तो लेकिन दूसरे फ्रेम में अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो, और जो ये दो फ्रेम हैं ये दोनों इनर्शियल फ्रेम है, बट दे आर कनेक्टेड बाय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं बाय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम्स को इक्विवेलेंट कहना कि सारे इनर्शियल फ्रेम्स इक्विवेलेंट हैं, फर्स्ट जो पास्टुलेट है आइंस्टाइन का वो डिफरेंट है इन अ सेंस क्लासिकल या लीनियर जो रिलेटिविटी का जो लॉ है।
ठीक है, वो भी कह रहा है कि इक्विवेलेंट है, ये भी कह रहा है, लेकिन दोनों जो अपने दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स को डिफाइन कर रहे हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि आप फिजिकली जो है किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए इनमें फ़र्क नहीं कर सकते, लेकिन ये दो फ्रेम रिलेट कैसे होंगे, बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। खैर, तो अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट निकल रहे हैं, जबकि वहाँ पे कुछ और निकलते हैं, वहाँ पे तो सेम निकलते हैं। तो यहाँ पे जो है अब ये सिचुएशन है कि अगर तो डेल्टा एक्स प्राइम जो है वो पॉजिटिव है तो डेल्टा टी जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है इवेंट 1 जो है अकर्स बिफोर इवेंट 2 इन एस, और अगर डेल्टा एक्स प्राइम नेगेटिव है तो डेल्टा टी नेगेटिव है, तो इवेंट 1 अकर्स आफ्टर इवेंट 2 इन एस। तो इस तरीके से इवेंट जो है वो डिफरेंट होंगे। तो ये एक चीज़ है कि द टू इवेंट्स दैट आर सिमिल्टेनियस इन वन इनर्शियल सिस्टम और नॉट इन जनरल सिमिल्टेनियस इन अनदर। तो यहाँ ऐसी चीज़ें अब आपका वास्ता पड़ेगा, जो कि मैंने कहा था कि क्लासिकल रिलेटिविटी या गैलीलियन रिलेटिविटी जो है वो कॉमन सेंस रिलेटिविटी कह सकते हो आप, क्योंकि कॉमन सेंस डेली लाइफ एक्सपीरियंस से आपका जो बनती है उस पर बेस करती है। जबकि यहाँ पे जो है ये चीज़ें ऐसी हैं जो डेली लाइफ में शायद आप ऑब्ज़र्व नहीं करते, तो ये थोड़ी सी आपको अजीब लगेंगी। ठीक है, कि कोई चीज़ जो है वो एक फ्रेम में तो सेम टाइम में हुई है, दूसरी फ्रेम में वो एक पहले होगी एक बाद में हो गई। ठीक, तो ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ी तंग करती है। जब आप लोग स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ते हो तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो कहते हैं ये तो ऐसी चीज़ है जो आपको बज़ाहिर नज़र आती है, ठीक है, लगती है, लेकिन असल में तो होता इसके कुछ अपोजिट ही है। ठीक है, तो ये चीज़ बार बार जो है पॉपअप करती है, जहन में आती है। तो इसमें ये नोशन आपने डेवलप करना है कि इसको जो सिमिल्टेनिटी है कि कोई चीज़ एक सिमिल्टेनियस हुई है और दूसरी जगह नहीं हुई, तो ये भी एक रिलेटिव फिनोमिना है जिसको आप क्लासिकली मोशन को क्या आप समझ सकते हो कि मोशन रिलेटिव है। मोशन रिलेटिव है गैलीलियो में, क्योंकि क्लास गैलीलियो रिलेटिव में कॉमन सेंस रिलेटिव, मोशन रिलेटिव है, कौन मूव कर रहा है, ठीक है, वो कहेगा आप मूव करो, मैं, ठीक है, और आप कहोगे वो मूव कर रहा है। तो ये जिस तरह यहाँ पे आपको ये बात समझ आ जाती है कि ये बात तो रिलेटिव है, इसी तरीके से आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसमें सिमिल्टेनिटी भी रिलेटिव है। कोई भी ऑब्जर्वर जो है, कोई डिटेक्टर जो है वो इससे डिनाई नहीं कर सकता। आप जब भी डिटेक्ट करोगे यानी ऑब्जर्वेशन की बात है। तो इसी को यहाँ पे देख लो, ये स्नेक थॉट एक्सपेरिमेंट जो है वो भी बताया हुआ है ग्रिफिथ ने, कि एक लाइट बल्ब है और इसमें बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है, इसको आप ऑन करते हो, यहाँ से लाइट निकलती है इस एंड तक और इस एंड तक, दोनों सेम टाइम पे पहुँचती है एस प्राइम में, क्योंकि बिल्कुल दरमियान में है। तो ये इवेंट जो है आप देख लो यहाँ पे ये x1 पे हुआ है, ये x2 पे हुआ है, लेकिन हुए दोनों एक सेम टाइम पे। जबकि यहाँ पे जो है सिचुएशन ये है कि असल में ये जो बॉक्स है ये ट्रेन के अंदर है और ट्रेन जो है मूव कर रही है विद स्पीड v। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि जब ये लाइट यहाँ से निकली है तो ये जो है ये थोड़ा सा आगे मूव कर गई है, मूव करने की वजह से लाइट जो है यहाँ पे थोड़ा सा देर से पहुँचेगी, और ये वाला हिस्सा जो है क्योंकि थोड़ा सा आगे आ गया तो यहाँ जल्दी पहुँच जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये पहले होगा और ये बाद में होगा। ठीक है, तो वो जो चीज़ है इसको आप निकाल भी सकते हो कि ये वाला टाइम जो है ये डेल्टा एक्स ओवर सी प्लस बी होगा, और ये वाला टाइम जो है टी टू डेल्टा एक्स ओवर सी माइनस बी। और इसी को जो है फिर आप चेक करके मतलब ये जो है वो देख सकते हो कि ये यहाँ पे कि यहाँ पे इवेंट जो है ये सिमिल्टेनियस है, तो ये वाला जो हाँ सिमिल्टेनियस नहीं है। ठीक है, तो हाउ टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज़ सीन फ्रॉम व्हाट इज़ ऑब्जर्व। तो यही बात मैंने अभी की, स्टूडेंट जब बात करते हैं कि बज़ाहिर ऐसे लगता है लेकिन असल में तो ऐसा नहीं होता, या ऐसा दिखता है या नज़र आता है। तो इसमें जो नज़र आने वाली बात है उसको सीन कहा जाएगा, और जो आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व करते हो, आपके डिटेक्टर्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको हम कहेंगे ऑब्ज़र्व। इसको समझाने के लिए ग्रिफिथ ने जो है वो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, नीचे वो मैं डिस्कस करूँगा। यू हेयर द थंडर आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। तो जब बिजली कड़कती है तो आप जो है उसकी जो चमक है बिजली की वो देखते हो पहले, और उसके बाद आपको उसकी गरज की आवाज़ आती है बादलों की जो है, ठीक है, बिजली की। तो वो ये कह रहा है कि आप जो है पहले देखते हो फिर उसके बाद सुनते हो। तो लेकिन ये वो चीज़ आ गई, सी में आ गई। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट वॉज नॉट सिमिल्टेनियस विद द सोर्स ऑफ साउंड। तो यहाँ से आपको ऐसे लग रहा है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सिमिल्टेनियस नहीं है सोर्स ऑफ साउंड से, कि साउंड जो है वो जो है बाद में आती है और लाइट जो है पहले आती है। लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्वेशन की सेंस से देखोगे तो ऑब्जर्वेशन आपको ये बताएंगे कि बोथ सोर्सेज आर
word simultaneous, and since we sound is much less than speed of light, we hear the thunder after we see the lightning. तो अब यहाँ डिटेक्शन की बात आ गई, तो आप डिटेक्शन जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डिटेक्टर्स बता रहे हैं असल में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लेस है स्पीड ऑफ जो लाइट से, और दोनों सोर्सेज जो है वो सिमल्टेनियस थे, लेकिन साउंड बाद में पहुंची और स्पीड ऑफ लाइट के ज़्यादा होने की वजह से वो आपको चमक पहले नज़र आई। तो ये है कि ये लगने वाली बात नहीं है, ये आप जो है इसमें किसी कोई डिटेक्टर आपका जो है वो आपको बता ही नहीं सकता, ये यही चीज़ें बताएगा जो कि रिलेटिविटी ने बताई हैं सिर्फ। तो इसमें एक मज़े की एग्जांपल प्रॉब्लम है ये सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स। क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड इस तरीके से होती हैं कि दो क्लॉक्स को आप सेम टाइम पे एडजस्ट कर दो, एक दूसरे के साथ जो है ना सिंक्रोनाइज कर दो, और फिर जाके उन्हें जहाँ मर्जी रखा हो। तो सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स आर स्टेशनड एट रेगुलर इंटरवल्स 1 million kilometer apart along a straight line when the clock next to you reads 12। अच्छा, बहुत सारी उसने रख दी हैं 1 मिलियन किलोमीटर अपार्ट जो है एक लाइन पे, बहुत सारी उसने क्लॉक्स रख दी हैं जो कि सिंक्रोनाइज हैं, जिनको पहले से इन्होंने आपस में इनकी टाइमिंग जो है वो एक जैसी की हुई है। तो अब क्वेश्चन वो ये कर रहा है कि व्हाट टाइम डू यू सी ऑन द 90th क्लॉक डाउन द लाइन। तो कहता आप क्या देखते हो जो 90th क्लॉक आपकी जो उस लाइन में पड़ी हुई है उस पर आपको क्या नज़र आता है, क्या टाइम नज़र आएगा। ठीक है, बज़ाहिर तो देखो कि जब सारी सिंक्रोनाइज्ड हैं तो आपको जो है टाइम जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है सी का मतलब ये है कि वो आपका डिटेक्टर है, वहाँ पे डिटेक्टर जैसे ही देखेगा कि यहाँ पे जो है वो 12 बजे हैं, तो उधर जब देखेगा तो उधर तो 90th क्लॉक को से इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा वो उसके डिस्टेंस पे और स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। तो जो चीज़ आप देखोगे वो 12 बजे से थोड़े से पहले वाला विजन होगा जो वहाँ पहुँचा होगा। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता है 90 मिलियन किलोमीटर है, तो ये आपने निकाल लिया, और अब आपने देखना है कि कितना टाइम लाइट को लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो बता रहा है कि 5 मिनट लगते हैं जो 90th क्लॉक से इंफॉर्मेशन पहुँचने के। तो इसका मतलब है कि वहाँ जो इंफॉर्मेशन आपको नज़र आएगी जैसे ही आप देखोगे वो 11:55 हुए होंगे, यहाँ 11:55 हुए होंगे, यहाँ पे 12 बजे। अच्छा, तो किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो ये हो गया। व्हाट टाइम डू यू सी ऑन द 90th क्लॉक डाउन द लाइन, डी जो है फिर ये तो 5 मिनट उसको लगेंगे, तो 5 मिनट। अच्छा, तो किसी का कोई मैसेज लग रहा है मुझे आया हुआ है। अच्छा, निदर याज क्वेश्चन है आपका? निदर याज क्वेश्चन है आपका? हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, अब ये लेक्चर जो है ये आप लोग सुन लो, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहोगे तो कर लो। वालेकुम सलाम। सर काफी बच्चों का क्विज सबमिट नहीं हो रहा। अच्छा, वो बात अभी लेक्चर में नहीं, वो बाद में होगी। ओके सर। ठीक है, इसके मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है फिर आप बात करें। अब टाइम पूरा हो चुका होगा तो अब सबमिट नहीं होगा, मैंने उसमें बार बार वो चीज़ लिख दी थी आपको। अच्छा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो है व्हाट टाइम डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो अभी वो पूछ रहा है कि टाइम ऑब्जर्व क्या करोगे, तो आपने डिटेक्टर्स लगा रखे हैं वो आप, और क्योंकि आपकी क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड है तो ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं कि वहाँ पे भी 12 बजे होंगे। ठीक है, वहाँ पे भी 12 बजे हैं। तो इस तरीके से अब टाइम डायलेशन की तरफ आते हैं। इसके बाद टाइम डायलेशन है वो क्या चीज़ होती है। तो टाइम डायलेशन जो है कंसिडर टू इवेंट्स, डायलेशन यानी कोई चीज़ ज़्यादा लंबी हो जाए, टाइम का लंबा हो जाना जो है। तो consider two events E1 and E2 which occur at the same location in S prime then I inverse। अच्छा, तो यहाँ पे दो इवेंट्स हैं जो कि सेम जो है लोकेशन पे वाक़या हैं, जिसमें X1 प्राइम और X1 प्राइम यहाँ पे दोनों सेम है।
T1 प्राइम पे हुआ एक इवेंट और एक T2 प्राइम पे हुआ है, और ये S प्राइम में मौजूद है, और S प्राइम आपको पता है कि v वेलोसिटी के साथ s के रिलेटिव मोशन में है। तो ये दो इवेंट्स क्या हो सकते हैं? इट्स लाइक के जहाज़ में आप लोग बैठे हो, कोई अगर वहाँ पे कोई टीवी ड्रामा मूवी आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपने टीवी को टर्न ऑन किया T1 प्राइम पे, और टीवी जो है वो X1 प्राइम पे पड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। टीवी जो है रेस्ट पे है, फिर उसके बाद मूवी देखी आपने, 1.5 घंटे के बाद T2 प्राइम पे आपने उसको टर्न ऑफ कर दिया, और टीवी जो है वो उसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है। टीवी ड्यूरिंग जो है मूवी जो आगे पीछे नहीं हो रहा। तो ये इस तरीके का लेट्स से इवेंट है। इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, डेल्टा टी इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी प्राइम प्लस बी डेल्टा एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे क्योंकि वो अब मूव नहीं हो रहा, डेल्टा एक्स प्राइम जो है वो 0 हो गया, तो आपके पास डेल्टा टी इक्वल्स टू गामा टाइम्स डेल्टा टी प्राइम निकल आया। गामा जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी प्राइम। तो ये डेल्टा टी क्या है? ये वो टाइम है जो कि ये देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम। एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो ज़्यादा टाइम रिकॉर्ड कर रहा है, यानी यहाँ पे आपने 1.5 घंटे की मूवी देखी है, वो कह रहा है ये 3 घंटे की है। 3 घंटे के इसका अल्टीमेट जो है वो क्या होगा, मूवी का स्टार्ट होना और एंड होना, अगर वो कह रहा है कि वो उसमें 3 घंटे लगे, इट मीन्स के वो ये कह रहा है कि मूविंग क्लॉक्स रन स्लो है, कि आप लोगों की क्लॉक्स जो है वो असल में स्लो चल रही हैं, ठीक है। यकीनन आपकी क्लॉक जो है उसने जो टाइम बताया 1.5 घंटा ही बताया, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं अपनी क्लॉक के हिसाब से जब देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आपकी क्लॉक स्लो है। तो उससे सारी जो उसकी मोशन है, जो मूविंग फ्रेम के हर चीज़ जो है उसको स्लो नज़र आएगी, ठीक है। हर चीज़ में उसके अंदर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी टिकिंग जो है, क्लॉक की टिकिंग स्लो होगी, कोई शख्स मूव कर रहा है वो स्लो होगी। अगर उसका टीवी जो है वो देख लेता है एस फ्रेम वाला, तो वो देखेगा कि उसमें मूवी इन्होंने स्लो मोशन में लगाई हुई है, ठीक है। तो इस वजह से वो 1.5 घंटा जो उसके हिसाब से 1.5 घंटा था, यहाँ पे जो है इसको एस फ्रेम वाले को लगेगा इसने 3 घंटे में वो मूवी ख़त्म की है। तो अब ये बात जो है ये बात जो है, क्योंकि ये रिलेटिव चीज़, ये भी काइंड ऑफ रिलेटिव चीज़ है। अगर एस यही टीवी जो है ला के रख दिया जाए इस एस फ्रेम में और वो वही मूवी देखे, ठीक है, तो फिर जो है ये कहेगा ये तो 1.5 घंटे की मूवी थी, और वो जो मूविंग ऑब्जर्वर है वो इसको देख के कह रहा होगा कि नहीं ये तुमने तो 3 घंटे में देखी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर आप इधर रख दो या उधर रख दो तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे, तो दोनों एक दूसरे की जो टिकिंग देखेंगे, जो क्लॉक देखेंगे वो स्लो देखेंगे। ये कहेगा तुम्हारी क्लॉक स्लो चल रही है, वो जो है मूविंग ऑब्जर्वर कहेगा मैं तो रेस्ट पे हूँ, तुम मूव कर रहे हो, तुम्हारी क्लॉक जो है वो स्लो चल रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे फिर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई कि किसकी क्लॉक स्लो चल रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस डेली लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से हमारा ये बार बार जो चीज़ हमें आती है कि हमें तो क्लॉक सेम चलती है, ये किस दुनिया की बातें हैं। तो क्या पता जो है क्लॉक अगर हम करीब जाके देख लें तो पता चले दोनों ही जो है दोनों की सेम हो। तो इसमें फिर वही मैं बात करूँगा कि आपने इसको इस तरीके से देखना है। For observers in relative motion whose time is actually dilated, time dilation is relative like motion, ठीक है। क्लासिकली आप मोशन को समझ सकते हो कि मोशन रिलेटिव होती है। तो रिलेटिविटी जो है वो कहती है कि टाइम जो है डायलेशन भी रिलेटिव है, टाइम का जो फ्लो है वो डिपेंड करता है। टाइम जो है इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, टाइम का फ्लो डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन में, और वो स्लो हो सकता है अगर वो वहाँ पे रिलेटिव मोशन इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम डायलेशन, तो इसको थॉट एक्सपेरिमेंट से भी जो है ग्रिफिथ ने बताया, ये मैंने आपको ऊपर मैक्सवेल इक्वेशन से बताया, इससे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से बताया। तो ये आप जो है ये इसको इस तरीके से भी देख सकते हो थॉट एक्सपेरिमेंट से। थॉट एक्सपेरिमेंट हैं ये, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम, ट्रेन का एक डब्बा है जो कि मूव कर रही है रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। यहाँ पे अंदर एक शख्स बैठा हुआ है, ये एस प्राइम ऑब्जर्वर है। यहाँ पे इसकी टॉप पे एक लाइट बल्ब है जहाँ से लाइट निकलती है और नीचे फ्लोर को हिट करती है। ये लाइट हिट करती है और हाइट जो है एच जो है इसकी, ठीक है। तो जब ये यहाँ से निकलती है और बाद में नीचे जाके हिट करती है, तो ये दो डिफरेंट टाइम पे करती है, T1 प्राइम और T2 प्राइम पे, लेकिन पोजीशन इसकी सेम रहती है X1 प्राइम पे, ठीक है। ये बल्ब इस तरह मूव नहीं कर रहा है इसके रिस्पेक्ट से एस प्राइम से, ये अपनी ही लोकेशन पे है X1 प्राइम और X1 प्राइम, ठीक हो गया। तो अब ये होगी, और यहाँ पे ये क्या देखेगा, यहाँ पे ये देखेगा कि ये जो लाइट है, क्योंकि यहाँ से जब निकली है तो इसने, क्योंकि हिट तो यहाँ पे ही करना था, लेकिन ये वाला पॉइंट उठ के जो है वो थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है।
रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। तो यहाँ से निकला तो यहाँ पे आके इसने हिट किया, ठीक है। तो बिल्कुल जो है वो हिट किया, क्योंकि अब बल्ब जो है इसका यहाँ पे है, तो यहाँ पे हिट किया उसने, तो ये पाथ कवर किया। अब जो है ये आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप निकालोगे कि कितना टाइम लगा, तो डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू एच बाई सी, ठीक है। एच डिस्टेंस और सी स्पीड थी। अब यहाँ पे इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो इतना कवर किया, तो अब आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे जो है आप देख लो कि किस तरीके से ये चीज़ जो है ये निकाली हुई है। तो डेल्टा टी जो है वो आप टाइम निकाल सकते हो यहाँ पे, वो है कि डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस अगर आप निकालो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये बी डेल्टा टी है। बी जो है स्पीड जिससे ये ट्रेन मूव कर रही है, और डेल्टा टी वो टाइम है जब लाइट यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पहुँची है। तो इसका मतलब है कि ये बी डेल्टा टी डिस्टेंस है। इन दोनों डिस्टेंसेस का स्क्वायर जो है वो आपको इस डिस्टेंस का स्क्वायर दे देगा, ठीक है। तो वो हो गया एच स्क्वायर प्लस डेल्टा बी डेल्टा टी स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये वो डिस्टेंस निकल आया जो ये वाला है। और इसको सी स्पीड से आपने डिवाइड किया तो डेल्टा टी टाइम जो है वो निकल आया। अब डेल्टा टी टाइम जो आप इसमें से निकाल लो इसको सॉल्व करके, तो वो आपका ये बन जाता है, ठीक है। अब इसको डेल्टा टी को और इस डेल्टा टी प्राइम को आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि एच बाई सी जो है डेल्टा टी प्राइम है। यहाँ पे आप डेल्टा टी प्राइम लिख लो, और ये जो है ये फैक्टर गैमा बन गया, ठीक। तो फिर आपके पास बन गया डेल्टा टी गैमा टाइम्स डेल्टा टी प्राइम। तो डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी प्राइम। तो ये आप यहाँ से भी थॉट एक्सपेरिमेंट से भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। लेकिन इन ऑब्जर्वेशन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपने कि इस ऑब्जर्वेशन में ये स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट लेता है। स्पीड ऑफ लाइट को ये इसमें भी और इसमें भी कांस्टेंट लेता है। ये आइंस्टाइन का सेकंड लॉ जो है वो उसको यूज़ करता है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ना हो तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ये डिफरेंट होंगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। तो ये यहाँ पे फिर ये मैंने बता दिया, टाइम डायलेशन भी उसी तरीके से रिलेटिव फिनोमिना है। अब हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है, कंसिडर टू इवेंट्स E1 x1t और E2 जो है वो x2 t जो है, where x1 and x2 are position measurements of the ends of a moving rod of length L prime is equal to delta x prime जो है। तो आपके एक रॉड है जो एस प्राइम फ्रेम में है, और एस प्राइम फ्रेम क्योंकि मूव कर रहा है तो ये रॉड भी मूव कर रहा है, और आप जो है एस फ्रेम में इसकी लेंथ मेजर करना चाहते हो। अगर आप इसकी मेजर करना चाहते हो लेंथ, तो दोनों एंड्स को आपको सेम टाइम पे मेजर करना होगा। अगर आप सेम टाइम पे मेजर नहीं करोगे तो फिर उसकी लेंथ कुछ और मेजर होगी, ठीक है। तो सेम टाइम पे आपने उसकी जो लेंथ है वो मेजर करनी है। तो यहाँ पे जो दो इवेंट हैं इसमें टाइम जो है वो सेम है और पोजीशन जो है वो डिफरेंट है उनके एंड्स की। तो अब जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो। डेल्टा एक्स प्राइम जो है गैमा डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी। तो इसमें जो है डेल्टा टी जो है वो ज़ीरो हो गया, सेम टाइम पे मेजरमेंट किया आपने, और डेल्टा एक्स प्राइम गैमा टाइम्स डेल्टा एक्स बन गया। तो डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा एक्स प्राइम ओवर गैमा बन गया, और 1 ओवर गैमा लेस देन 1 है, तो डेल्टा एक्स इज लेस देन डेल्टा एक्स प्राइम। डेल्टा एक्स जो है वो लेंथ है एस फ्रेम में, और ये जो है दूसरी वाली डेल्टा एक्स प्राइम जिसको मैंने एल प्राइम कहा था इसको एल नॉट कह लेते हैं। ये वो लेंथ है जो कि रॉड के रेस्ट फ्रेम में है, तो इसको प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो एल जो है वो एल नॉट ओवर गैमा निकल आया। तो रेस्ट फ्रेम में, रॉड के रेस्ट फ्रेम में जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, वो छोटी हो जाती है, जो है वो दूसरे फ्रेम को नज़र आती है। जब वो मूव करता है तो वो लेंथ जो है छोटी नज़र आती है। तो एल इज इक्वल टू लेस देन एल नॉट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर शॉर्टन। तो दूसरा इफेक्ट ये आया कि जो आपका रॉड है जो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, वो एस फ्रेम वाले को छोटा नज़र आएगा। उसकी लेंथ जो मेजर करेगा डिटेक्टर, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा, तो वो उसको छोटी नज़र आएगी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो शॉर्टन। तो इसी तरीके से कोई अगर फ्रेम में कुछ लोग हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और वो मूव कर रहा है, अगर आप उसको देखते हो तो आइंस्टाइन रिलेटिविटी कहती है कि वो एक तो आपको नज़र आएंगे स्लो मोशन में, वो ऐसे लगेगा कि स्लो मूव कर रहे हैं हर चीज़। जैसे मूवी को आप स्लो मोशन में देखो तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी ये चीज़ नज़र आएगी कि जो मोशन जिस डायरेक्शन में हो रही है उस डायरेक्शन में जो है कंट्रैक्शन होगी। सारे जो हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, इंसान वगैरह और सारी चीज़ें, इवन ट्रेन है या जहाज़ है, वो भी आपको कंट्रैक्टेड नज़र आएगा, पतले नज़र आएंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें ये बताई, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन जो है। अब टाइम डायलेशन जो है इसको भी आप देख सकते हो, टाइम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट जो है वो देखो किस किस्म का है। तो यहाँ पे थॉट एक्सपेरिमेंट में ये ट्रेन है, इसके अंदर एस प्राइम फ्रेम है,
और यहाँ पे ये कहता है कि मैंने लेंथ जो है वो मेजर करनी है लेट से ट्रेन की। तो ये लाइट जो है यहाँ से निकल के जाएगी, यहाँ मिरर लगा हुआ है, यहाँ पहुँचेगी, टकराने के बाद ये वापस आएगी। तो ये कहेगा अंदर जो ऑब्जर्वर है कि डाटा एक्स जितना टाइम मुझे लगा है डाटा टी प्राइम इक्वल्स टू ये डाटा एक्स प्राइम इसकी लेंथ है, और जो है ये इधर कवर करेगा इतना डिस्टेंस, फिर इधर जाएगा तो ये 2 टाइम्स डाटा एक्स प्राइम कवर करेगा डिवाइड बाई सी। ठीक है। अच्छा, अब इधर जो है ऑब्जर्वर, ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ट्रेन को मूव करता हुआ देख रहा है, तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि लाइट जब यहाँ से निकली है तो ट्रेन भी आगे मूव होना शुरू हो गई है। मूव होकर ट्रेन जो है वो आपकी यहाँ तक पहुँच गई है जब ये लाइट जो है इसको हिट करती है। तो इसका मतलब है फर्स्ट टाइम जो है लाइट उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। फिर जब ये वापस जाने लगी तो एकदम से फिर ये थोड़ा सा जो और आगे मूव कर जाती है, यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, यहाँ पहुँच जाती है तो फिर ये यहाँ पे हिट करती है इसको। तो इसका जो पाथ ये देखेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो ये देखेगा क्योंकि इसके दौरान जो है ये आगे की तरफ मूव कर रही है ट्रेन। तो अब इधर जो है आपने ये वाला टाइम भी निकालना है और ये वाला टाइम भी निकालना है। तो पहला टाइम जो है वो आप निकाल लो, वो है डेल्टा T1 यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स जो इसकी लेंथ है ट्रेन की, प्लस डेल्टा एक्स जो लेंथ है, यानी कि ये आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है, और प्लस ये डिस्टेंस इसने कवर किया। ये डिस्टेंस इतना ही है जो इसने डेल्टा T1 टाइम में v वेलोसिटी के साथ कवर किया। तो v वेलोसिटी के साथ डेल्टा t टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया, तो ये टोटल डिस्टेंस बन गया डिवाइड बाई c। अब डेल्टा T2 जो है इसमें फिर वही है डेल्टा x। ठीक है, अब यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये पूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डेल्टा x है। लेकिन ये क्या है कि जब ये आगे जाता है तो ये इतना डिस्टेंस कम जो है लाइट ट्रैवल करती है, इतना डिस्टेंस कि यहाँ से टकराने के बाद ये इधर हिट कर जाती है। तो इतना डिस्टेंस कितना मूव किया ये डिस्टेंस, ये आपका डेल्टा T2 टाइम में v वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस जो है ये बन जाता है, जो कि इसने कम तय किया है लाइट की जो रिटर्न ट्रेजेक्ट्री है उसमें। ठीक है, तो डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा T2 बाई सी, इस तरीके से ये दो टाइम आपने निकाल लिए। इन दोनों टाइम को आप ऐड कर लो, ऐड करोगे आप जो है तो डेल्टा टी जो है वो टाइम बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लो डेल्टा एक्स और जो है ये किया हुआ इसने जो है, और ये बन गया इसका जो, अच्छा डेल्टा टी और ये दोनों को जो है, अच्छा यहाँ पता नहीं ये क्या किया हुआ है। अच्छा डेल्टा टी डेल्टा एक्स और सी माइनस वी, अच्छा ठीक सही। तो इसमें से जो है डेल्टा T1 जो है आपने निकालना है। ठीक है, डेल्टा T1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। डेल्टा T1 जब आप इन दोनों में से इस इक्वेशन से निकालोगे वो बनेगा ये डेल्टा एक्स ओवर सी माइनस वी, और यहाँ से जब आप डेल्टा T2 निकालोगे तो वो बनेगा डेल्टा एक्स ओवर सी प्लस वी। इन दोनों का जब आप ऐड करोगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, और इसमें जो है आपने ये एक्सप्रेशन बन जाता है। और अच्छा, अब यहाँ पे जो डेल्टा टी प्राइम है इसको टाइम डायलेशन वाला फार्मूला लगा के आप डेल्टा टी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो है ये एक्सप्रेशन जो आप ये दोनों यूज़ करके ये आपके पास डेल्टा एक्स प्राइम जो है वो गैमा टाइम डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स प्राइम जो है वो आपका डेल्टा टी प्राइम है, डेल्टा टी प्राइम जो है वो ये है, और डेल्टा टी जो है वो ये है। ठीक है, इस तरीके से आपका डाटा एक्स प्राइम जो इन इक्वेशन से होता है वो डाटा एक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, कुछ इस गैमा डाटा एक्स। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट से इसने निकाला। वो ऊपर जो मैंने डिस्कशन की वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से किया है, ये थॉट एक्सपेरिमेंट से है। और अच्छा, अब फिर दोबारा यहाँ पे भी वही बात जो मैंने की थी कि लेंथ कंट्रैक्शन हो रही है, तो एक शख्स देखेगा कि तुम लोग, तुम्हारी हर चीज़ जो है वो जितनी टेबल्स चेयर सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, वो कंट्रैक्ट हो रही है, तुम जो है मूव कर रहे हो। और वो जो शख्स है जो उस ट्रेन में होगा वो कहेगा तुम्हारी सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रैक्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, तुम मूव कर रहे हो। तो वही वाली बात है कि मूव कौन कर रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि मोशन इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी, और इसी तरीके से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो अ रिलेटिव जो थिंग जो है। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो कि नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं होती। ठीक है, हम ना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, उसकी वजह यही है कि डेली लाइफ में जो हम ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ नहीं दौड़ते, बल्कि वो नॉर्मल स्पीड्स होती हैं जो कि निगलेक्ट कर सकते हो आप स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में। तो आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस हो जाती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि कॉमन सेंस ट्रांसफॉर्मेशन है।
अब ये जो लेंथ कंट्रैक्शन की बात है, क्या जो परपेंडिकुलर डायमेंशंस हैं वो भी कंट्रैक्ट होती हैं या सिर्फ वो जो मोशन के लॉन्ग वाली लेंथ है वो होती है? तो डायमेंशंस परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आर नॉट कंट्रैक्टेड। तो इसके लिए एक बहुत ही मज़े की इसने थॉट एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये समझ लो जैसे कायदा यूनिवर्सिटी की कोई वॉल है, जिस पे ये एक जो स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट, वो कहता है मैंने इस पे एक लाइन लगानी है ब्लू कलर की 1 मीटर जो है के फासले पर। तो यहाँ पे एक गर्ल है, वो कहती है नहीं ब्लू लाइन नहीं, हमें तो पिंक कलर की या रेड कलर की लाइन पसंद है, हम तो इसके ऊपर जो है वो रेड कलर की लाइन जो है वो लगाएंगे। तो खैर जो है वो स्टूडेंट ने रात को आके यहाँ पे दीवार पे ब्लू लाइन जो है वो लगा दी। तो जो फीमेल स्टूडेंट थी उसको पता चल गया, उसने कहा कि मैं अभी जो है इसके ऊपर रेड लाइन जो है वो लगाऊंगी, और उसने ब्रश पकड़ लिया और कायदे यूनिवर्सिटी की बस पे जो है सवार होके कि जैसी बस जो है यहाँ से गुजरेगी सुबह के पॉइंट पे पहुँचेंगे तो मैं इसके ऊपर ब्लू लाइन से फेर दूंगी, ब्लू लाइन पे जो है पिंक लाइन जो है या रेड लाइन जो है फेर दूंगी। ठीक है, तो अब सिचुएशन यहाँ पे हम ये कंसिडर करने लगे हैं कि क्या जो है परपेंडिकुलर डायमेंशंस जो हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं कि नहीं होती। तो अब ये जो है इसने 1 मीटर का हिसाब रख के, क्योंकि इसे पता था इसने 1 मीटर पे लगाई है, तो 1 मीटर के हिसाब से इसने ब्रश जो है वो कायदे यूनिवर्सिटी की बस की विंडो के बाहर जो कर दिया। अच्छा, अब ये जब देखेगा तो ये क्या देखेगा, ये अगर तो परपेंडिकुलर डायमेंशंस कंट्रैक्ट होती हैं तो ये देखेगा कि ये जो ब्रश है ये क्या होगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, 1 मीटर से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, 0.9 मीटर। तो जो लाइन लगेगी यहाँ पे वो ये कहेगा कि लाइन लगेगी, नीचे लगेगी। ठीक हो गया, इस ब्लू लाइन के नीचे जो है ये रेड या पिंक लाइन लगेगी। जबकि ये जो गर्ल है, ठीक है, ये देखेगी कि ये वॉल जो है रिलेटिव मोशन में है। तो आइंस्टाइनियन वे में वॉल क्योंकि रिलेटिव मोशन में है, तो ये जो ब्लू लाइन है ये क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, कंट्रैक्ट होगी तो ये नीचे हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 0.9 मीटर पे हो जाएगी। तो फिर ये जो लाइन लगाएगी ये इस ब्लू लाइन से ऊपर होगी। ठीक है, तो समझो कि ये ब्लू लाइन बन जाएगी नीचे वाली, और ऊपर जो है वो रेड होगी। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ गया कि जो रेड लाइन है वो ब्लू से ऊपर लगेगी या नीचे लगेगी। ठीक है, दोनों जो है वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इसका एक ही सलूशन है कि जो पेंट होगा रेड वाला वो ब्लू के ऊपर ही आएगा। ठीक है, जिसका और इसका आंसर ये है कि ये परपेंडिकुलर जो डायमेंशंस हैं वो कंट्रैक्ट नहीं होती, वो इन जनरल इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, ना कंट्रैक्ट होती है ना एक्सपेंड होती है। ठीक है, अगर एक्सपेंड होती है तो ये अदर वे राउंड बन जाएगा, ये कहेगा ये ऊपर लगेगी और ये कहेगा ये जो है, ठीक है, ये कहेगा कि ये नीचे लग जाएगी, और वो जो है वो कहेगी कि मेरी लाइन जो है वो जो है नीचे। हाँ ठीक है, अब इसके अपोजिट जो है इनका कंक्लूजन होगा। ठीक है, एक्सपेंड होने में। तो ये यहाँ से ये थॉट एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डायमेंशन इफेक्ट नहीं होंगी। इन जनरल आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर देखो तो उसमें जो परपेंडिकुलर है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख लो चाहे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये बाय और जी वाली जो है ये अनइफेक्टेड रहती है। सिर्फ वो वाली इफेक्ट होती है जो जिसमें मोशन होती है यानी एक्स, वही टाइम के साथ मिक्स होती है। ये देखो यहाँ पे भी एक्स जो है और ये नहीं होती। ठीक है, तो ये है यहाँ पे आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मैंने बता दी। अब यहाँ पे लेंथ को ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये ठीक ठीक है, अच्छा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी और इसमें जो है ये अच्छा। अब आगे चल के आपने लॉरेंस क्वाड्रेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन देखी, तो वेलोसिटीज जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म करती हैं, अब उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने ऊपर लिखी हुई है, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। अच्छा, आप इंटरवल ले सकते हो, ये लिखी है जैसे, इसको नीचे ले जाते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पे आप जो है इस पे चेंज अप्लाई कर सकते हैं। दो पॉइंट्स कंसिडर किए आपने, तो यहाँ चेंज अप्लाई कर दोगे डेल आ जाएगा, यहाँ पे भी डेल आ जाएगा, और यहाँ पे टी के साथ डेल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे डेल डेल डेल। ठीक है, तो इसमें आप इंटरवल्स जो हैं वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इंटरवल्स जो है वो बना दिए, डेल लगा दिया एक्स प्राइम पे, इधर एक्स पे, इधर टी पे। ठीक है, इसी तरीके से
वाई वाले पे, इसी तरीके से जी वाले पे, और इसी तरीके से टाइम वाले पे। तो ये बन गए इंटरवल्स जो हैं। वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपने रिलेटेड किए थे, यहाँ पे इंटरवल्स रिलेट हो गए। तो अब वेलोसिटी बनाना मुश्किल नहीं है। वेलोसिटी आपको पता है कि डेल्टा एक्स प्राइम ओवर डेल्टा टी प्राइम होती है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने लीनियर वाले केस में बनाई थी। तो डेल्टा एक्स प्राइम ओवर डेल्टा टी जो है वो आपका यू एक्स प्राइम बन गया, और ये वाली टर्म इससे डिवाइड किया आपने, गैमा गैमा कैंसिल हो गया, तो ये बन गया। अब यहाँ पे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे को डिवाइड कर दो डेल्टा टी से। डेल्टा टी यहाँ से चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी यहाँ से 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी माइनस बी, 1 माइनस बी ओवर सी स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसको आप बना दो, ये यू एक्स बन गया, ये भी जो है ये आपका यू एक्स बन गया, और ये बी बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन निकल आई एक्स कंपोनेंट की। कोई एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो एस प्राइम में फ्रेम में, उसका जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो किस तरीके से रिलेटेड होगा वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट इन एस फ्रेम में, इस तरीके से रिलेटेड होगा, और इसमें v जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। इसी तरीके से आप फिर y कंपोनेंट वेलोसिटी का भी रिलेट कर सकते हो। उसके लिए आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, ये वाली और टाइम वाली। यहाँ पे आपने x वाली यूज़ की थी टाइम के साथ, अब ये वाली टाइम के साथ, और फिर z वाली। तो इसको यूज़ करते हैं, तो यू वाई प्राइम जो है डेल्टा वाई प्राइम ओवर डेल्टा टी प्राइम बन जाता है, और यहाँ पे जो है ये डेल्टा वाई ओवर गैमा डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स बाई सी स्क्वायर। और यहाँ पे जो है इसमें आप देख लो कि अब यहाँ पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपने डेल्टा टी से डिवाइड करना है। पहले वाला जो केस था उसमें गैमा कैंसिल हो गया था, यहाँ पे आप देख लो ऊपर गैमा नहीं है, ठीक है, नीचे गैमा मौजूद है। तो डेल्टा टी से डिवाइड किया आपने, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ डेल्टा टी बन गया। अब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जो है वो यू वाई बन गया, और डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी जो है वो यू एक्स बन गया। तो अब देख लो आप एक्सप्रेशन जो है वाई वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें नीचे जो है ये फैक्टर आता है और साथ गैमा भी आ रहा है, ऊपर वाले फैक्टर में v नहीं है, क्योंकि v इसलिए नहीं है कि y डायरेक्शन में v है ही नहीं, v जो है वो आपकी x डायरेक्शन में। तो इन दोनों फार्मूलों को आप तेज़ी के साथ याद भी कर सकोगे। यहाँ पे जो है y, यहाँ पे जो है यहाँ पे v आता है, यहाँ v नहीं आता, और यहाँ पे गैमा नहीं आता, यहाँ गैमा भी आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप g वाला फार्मूला भी बना सकते हो, u z प्राइम डेल्टा z प्राइम ओवर डेल्टा t प्राइम u z डिवाइडेड बाई गैमा 1 माइनस v u x बाई सी स्क्वायर। तो ये चीज़ जो है इसकी बन जाती है। और अगर आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है वेलोसिटीज़ की, तो आप जो इसकी इन्वर्स भी बना सकते हो, और इन्वर्स बनाने का तरीका ये है कि प्राइम को अनप्राइम और अनप्राइम को प्राइम और v को माइनस v। ठीक है, तो आप देखो इसको कि यू एक्स वाली जो ऊपर शायद लिखी हुई है, ये तो ये यू एक्स वाली जो है उसमें आपने जो है यहाँ पे प्राइम थी अनप्राइम कर दिया, यहाँ पे अनप्राइम थी प्राइम कर दिया, और यहाँ माइनस बी था इसको बी कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया, इस तरीके से ये बन गया। तो ये चीज़ यहाँ पे तैयार हो गई। और इस रिलेशन को लेट से कि एक पार्टिकल जो है वो आपका मूव कर रहा है 1 डायमेंशन में, ठीक है, तो उसका y कंपोनेंट भी 0 है और g कंपोनेंट भी 0 है। ठीक है, तो फिर ये वाली जो चीज़ है ये ख़त्म होगी, बस सिर्फ ये वाली रहेगी। तो इसको एक अच्छी सी नोटेशन में आइंस्टाइन उसने ग्रिफिथ ने लिखा है, ग्रिफिथ ने उसको इस नोटेशन में इस फार्मूले को लिखा है। तो इसको आपको मैं समझा देता हूँ कि ये क्या है। इट्स लाइक कि ट्रेन है, ट्रेन में कोई शख्स या कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, बॉल जो है वो आपने रोल कर दी ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर जब आपने बॉल रोल कर दी, तो उस बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर बतानी है, तो उसमें ये चीज़ें आएगी। ठीक है, तो आप ये ए जो है ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ठीक है, और सी जो है वो बॉल है। बॉल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, ठीक है, इक्वल है स्पीड ऑफ ट्रेन। जो बी है ये दरमियान वाली चीज़ है, यानी ट्रेन है। ट्रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, यानी कि ये होगी आपकी रिलेटिव स्पीड, ये वाली बी। और वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी कि ये वाली। ठीक है, ट्रेन यानी मूविंग ऑब्जर्वर उसके रिस्पेक्ट से। तो इस तरीके से ये नीचे भी फैक्टर आ जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बन गई कि बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एंड ग्राउंड, और ये इस तरीके से ये सारा जो है फार्मूला बन जाता है।
अगर वन डायमेंशन में सारा आपका केस जो है वन डायमेंशन में है तो ये है। लेकिन अगर कोई जनरल डायरेक्शन है तो फिर आपको ये बाकी दो कंपोनेंट्स को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं, वो ये है कि आइंस्टाइन ने कहा स्पीड ऑफ लाइट जो वो कांस्टेंट है। मैंने उसको यूज़ करके आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव करना नहीं बताई, लेकिन हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वाकई जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन उसके साथ कंसिस्टेंट है भी कि नहीं। तो यू एक्स प्राइम जो है एक हम ले लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, एक लाइट की रे जो है वो एस प्राइम फ्रेम में एक्स डायरेक्शन में हमने जो है वो एमिट की है। तो फिर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपकी बन जाएगी इन एस प्राइम फ्रेम के यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू सी, और यू वाई प्राइम जो है ज़ीरो, इस डायरेक्शन में कोई लाइट नहीं है और इस डायरेक्शन में कोई लाइट नहीं है। तो ये आपकी बन गई एस प्राइम फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट। अब हमने चेक करना है कि एस फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट क्या बनती है। ठीक है, एस प्राइम में स्पीड ऑफ लाइट क्या बनती है, तो ये फार्मूला यू एक्स का, ये वाला फार्मूला हम लगा लेते हैं। यहाँ पे आप देख लो यू एक्स प्राइम जो है आपका सी है, ये वी है, और वन प्लस बी ओवर सी स्केयर। तो अब दोनों फ्रेम रिलेटिव मोशन में है, तो कॉमन सेंस कहती है कि अगर हम बहुत तेज़ी के साथ दौड़ा दें दूसरे फ्रेम को या हल्का कर दें तो स्पीड ऑफ लाइट कुछ डिफरेंट निकलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे कि चाहे जितना मर्जी दौड़ा दो, चाहे जितना मर्जी स्लो कर दो, स्पीड ऑफ लाइट जो है स्पीड ऑफ लाइट ही निकलेगी। तो यहाँ पे आप देख लो, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, यू एक्स प्राइम में ये सी कर दिया। अब सी एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वी बाई सी हो गया, और सी एलसीएम ले लो आप, तो ये सी प्लस वी ओवर सी। अब सी प्लस वी के साथ कट गया, और यहाँ सी। तो देखो अब वी की वैल्यू पे ये डिपेंडेंस है ही नहीं, वी जो है वो कैंसिल हो रहा है, सी प्लस वी कैंसिल हो रहा है। चाहे जितना मर्जी दोनों रिलेटिव स्पीड की ज़्यादा कर लो आप जो है एस फ्रेम में भी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट ही मेजर करोगे। ठीक है, बाकी दो कंपोनेंट भी देख लो आप, यू एक्स मैंने निकाला है, तो यू वाई जो है वो क्या निकलेगा, तो यू वाई जो है वो आप देख लो कि क्योंकि यू वाई प्राइम ज़ीरो है तो यू वाई ज़ीरो निकलेगा, और यू जी प्राइम ज़ीरो है तो यू जी जो है वो ज़ीरो निकलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं यू वाई जो है दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, और यू जी जो है वो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सही हो गया, तो ये चीज़ जो है ये बन गई। इसको जो है नीचे ले आते हैं इस तरह। तो अब यही चीज़ जो है एग्ज़ाम में अगर मैं छोटा सा कोई क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं एक आपको ये दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको जो स्पीड ऑफ लाइट एक्स डायरेक्शन में दी है, मैं वाई में दे सकता हूँ, मैं आपको जो है वो जी में दे सकता हूँ, मैं एक्स और वाई में स्पीड ऑफ लाइट बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये बनाई है वाई में, तो अगर हम बना लें, ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे आधी स्पीड यहाँ डाल दूँ, आधी जो है वो यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो फिर आप चेक करके देखो इसको। अब इन दोनों का जो स्क्वायर है, स्क्वायर का सम जो है वो क्या बनना चाहिए, उसी बनना चाहिए। तो नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, तो मेरे ख्याल स्क्वायर रूट आ जाए एंगल पे, फिर ये नहीं कर रही होगी, इनकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी, एक ये हो सकता है। ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में अगर हो तो कैसे निकालोगे ये। अभी यहाँ पे दोनों फ्रेम जो है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मैं आपको कह दूं कि दोनों फ्रेम की जो रिलेटिव मोशन है वो वाई में है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि दोनों फ्रेम की रिलेटिव मोशन एक्स में है, तो यहाँ पे वी जो है वो एक्स में आया है। अगर मैं कह दूं कि दोनों फ्रेम की रिलेटिव मोशन वाई में है, तो ये वी वाला पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, और नीचे जो ये वी यू एक्स प्राइम है ये यहाँ पे यू वाई प्राइम आएगा, यू वाई प्राइम यू प्राइम। इसी तरीके से अगर रिलेटिव मोशन दोनों फ्रेम की मैं कहूँ कि जी के लॉन्ग है, ठीक है, और स्पीड जो है वो एक्स के लॉन्ग है, तो ये चीज़ें आपको तेज़ी के साथ करनी आनी चाहिए कि नीचे जो फैक्टर है वो आएगा जो जहाँ पे स्पीड की डायरेक्शन है। यहाँ पे एक्स के लॉन्ग थी रिलेटिव स्पीड, तो यू एक्स प्राइम आया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे यू एक्स आया ये। ठीक, तो ये चीज़ आप फ़ौरन से जो है ये एक तो ये कर लिया तो वो भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि किसी भी डायरेक्शन में, रिलेटिव डायरेक्शन में अगर मोशन हो रही है। तो अब जो है इसमें अगर आपके पास जो है वो जो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हो, तो फिर जो है फिर क्या सिचुएशन होगी, तो वो वाली सिचुएशन में आप लोगों को यहाँ पे जो है वो बता देता हूँ कि फिर आपके पास क्या सिचुएशन होगी है, और ये मुझे देखने
ये आप देखो कि इन जनरल ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर यहाँ पे वेलोसिटी x के अलोंग ना हो बल्कि किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, ना y के अलोंग ना z के, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, तो फिर आप इन ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे लिख सकते हो? तो उसको फिर इस तरह लिखा जा सकता है, यहाँ पे आएगा r पोजीशन वेक्टर जो कि इसको 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 एक टाइम में एक्सप्रेस करेगा, लेकिन इसमें ये मैंने छोटा सा पैरेलल डाल दिया। पैरेलल का मतलब होगा कि ये वो कंपोनेंट है जो अलोंग द रिलेटिव मोशन है, यानी कि इस सिचुएशन में x कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, अलोंग द रिलेटिव मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये बनेगा r पैरेलल प्राइम इक्वल टू गैमा r पैरेलल माइनस वी टी। तो ये देखो आप, ये इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, हाँ ठीक है, कि वो कंपोनेंट जो रिलेटिव मोशन के अलोंग है इक्वल्स टू गैमा, फिर वो कंपोनेंट जो रिलेटिव मोशन के अलोंग है माइनस वी टी। अब जब यहाँ पे आप वो कंपोनेंट्स लोगे जो कि रिलेटिव मोशन के अलोंग नहीं है, ठीक है, तो वो इफेक्ट नहीं होंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम डाल देते हैं इस तरह परपेंडिकुलर करके, ये परपेंडिकुलर मैंने कर दिया, ठीक है। इसके लिए मैं ये सिंबल जो है ज़रा सही किस्म का फाइंड कर लूँगा, लेकिन आर परपेंडिकुलर प्राइम इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन। और टाइम वाली जो है आपकी, ये टाइम वाली, इसको कैसे लिखना है, टी प्राइम इक्वल्स टू गैमा टी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे भी एक स्केलर क्वांटिटी बनानी है, एक्स जो है वो भी आर की शक्ल में वेक्टर बन जाएगा, वी जो है वो भी वेक्टर बन जाएगा, तो फिर यहाँ डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, वी डॉट आर, ठीक है। तो आर का वो कंपोनेंट जो वी के अलोंग है, यहाँ पे आप चाहे आर लिख लो चाहे आप आर पैरेलल लिख लो, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि आर परपेंडिकुलर इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। आर परपेंडिकुलर बाई डेफिनेशन परपेंडिकुलर टू वी है, और आर पैरेलल बाई डेफिनेशन जो है वो वी के अलोंग है। तो यहाँ पे अगर चाहें तो हम आर पैरेलल को आप पैरेलल जो है वो इज एक्चुअली आर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। कैसे लिखेंगे इसको, इन द डायरेक्शन ऑफ वी। ये वाला सही नहीं है, ये वी। आर पैरेलल का जब डॉट प्रोडक्ट आप वी के साथ दोगे तो वो कंपोनेंट आ जाएगा जो वी के अलोंग है, और यहाँ पे आप वी का यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर लिख लो, या फिर वी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपकी डेफिनेशन बन गई आर पैरेलल की, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वी, ठीक है। तो आर डॉट वी का मतलब हो गया वो कंपोनेंट जो वी की डायरेक्शन में, और साथ आपने यूनिट वेक्टर वी का बना दिया, तो ये बन गया आर पैरेलल, ठीक है। तो अब यहाँ पे वी अगर एक्स की डायरेक्शन में होगा तो ये बन जाएगा एक्स के साथ डॉट लेके जो है ये आपका एक्स बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ जो मैंने बताई थी आपको। तो अब इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं नीचे, और इसको ज़्यादा अच्छे तरीके में लिखते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन वाली चीज़ को, वो आप देखोगे। तो आर जो है प्राइम, इसको आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक आर पैरेलल और एक आर परपेंडिकुलर। आर पैरेलल जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, और आर परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और आर पैरेलल के लिए फार्मूला तो हमें पता है कि वो है गैमा टाइम्स आर पैरेलल माइनस वी टी, और आर परपेंडिकुलर हमें पता है कि वो चेंज नहीं होता, आर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर प्राइम इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर। अब ये चीज़ बन गई। अब आर परपेंडिकुलर असल में क्या होता है, यहाँ पे मैं खैर मुझे ये भी लिख देना चाहिए कि आर है आर, दोनों के लिए ट्रू होगा, प्राइम के लिए भी, पैरेलल प्लस आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर यहाँ से उठा लेते हैं, टोटल वेक्टर इस तरह बनेगा आपका आर इक्वल्स टू आर पैरेलल प्लस आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो आर माइनस आर पैरेलल से, तो आर परपेंडिकुलर बन गया आर माइनस आर पैरेलल। आर पैरेलल जो है मैंने आपको लिख के बता दिया, वो आप उसको इस तरह लिख सकते हो, आर पैरेलल को आर डॉट बी, बी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे यही काम किया है इन्होंने कि आर जो पैरेलल है वो लिख दिया आर डॉट बी, बी के बजाय बी बाई सी यूज़ कर लिया, तो वी बाई सी और वी बाई सी, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख लिया, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख लिया, हाँ सही, यहाँ पे जो है ना ये यूनिट वेक्टर आना चाहिए, यहाँ मैंने
यहाँ पे यूनिट वेक्टर आना चाहिए। ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है वो आप वेलोसिटी का बना लो या वेलोसिटी बाय सी का, तो डजंट मैटर, क्योंकि ठीक है, तो वो चीज़ भी कोई इतना वो नहीं करती मैटर जो है। तो फिर ये वैल्यू आपने पुट कर देनी यार पैरेलल की, यहाँ भी पुट कर दो, यहाँ पे भी, और इसको रीअरेंज कर लो, तो आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो बन जाता है आर के टर्म में। तो आर प्राइम इक्वल्स टू आर प्लस गैमा माइनस वन आर डॉट बीटा, बीटा और बीटा स्क्वेयर माइनस गैमा बीटा सी टी करके, ये इस तरीके से, और ये भी जो है ये इस तरीके से बन जाता है सी टी प्राइम इक्वल्स टू गैमा सी टी माइनस आर डॉट बीटा। तो ये टाइम वाला जो है इसको जो हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया सी को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे सी को मल्टीप्लाई इस तरीके से, ठीक, आर डॉट बीटा। बीटा का ये हो जाता है कि इसको थोड़ा सा आसानी के साथ फिर आप देखोगे आगे हमें बार बार जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी को सी के साथ कंपेयर करने की, तो बजाय वी लिखने के वी बाई सी जो है वो ज़्यादा एक यूजफुल क्वांटिटी है। अब यही काम जो हमने आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है, हम वेलोसिटी की भी लिख सकते हैं, और वो एक स्टेप में हो जाएगी। आपने इनके इंटरवल बनाने हैं, डेल्टा यहाँ कर लो या डी कर लो, डी डी डिफरेंशियल डाल दिए, यहाँ डी आर, यहाँ पे डी टी, ये आपका जो है ये नीचे वाला बन जाएगा। और टाइम के साथ भी डी कर लो, डी यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, आर के साथ डी, तो ये डिफरेंशियल बन गया। अब इन दोनों को बस आपने डिवाइड करना है, तो डी आर प्राइम बाई डी टी प्राइम जो है ये आपने करना है। ये सी जो है उठा के आप इधर ले आओ इसके नीचे जो है, ठीक है, सी सी, तो डी टी प्राइम के साथ जो है आपने इसे डिवाइड करना है, तो ये आपकी वेलोसिटी बन जाएगी उस पार्टिकल की एस प्राइम प्राइम में। यहाँ फिर आप डी टी से डिवाइड, ठीक है, वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो आप न्यूमरेटर डोमिनेटर को, तो फिर ये जो है आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा u प्लस बीटा गैमा माइनस वन बीटा डॉट टू, ठीक है। तो ये मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे शायद एक्सप्रेशन सही नहीं लिखा हुआ, तो डी टी प्राइम जो है आपका सी, हटा दो आप इसको, तो ये जो है ये गैमा बन जाएगा यहाँ पे, डॉट डी आर। आपका टाइम बन गया, और इसी तरीके से जो है वो बना लेते हैं टाइम, यहाँ पे भी टी, और गैमा माइनस वन, और बीटा बन गया, और बीटा टर्म माइनस क्या, बीटा अच्छा जी, वी डॉट डी ये बन गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका बन जाएगा यू,
अच्छा जी, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, सी यहाँ से और क्या बनना चाहिए, सी नीचे आएगा। ये वो नीचे आएगा। अच्छा, आप जो है इसको आप डिवाइड के साथ आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा एम के साथ डिवाइड कर लो आप। आप सी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और एक जो है सी मेरा ख्याल यहीं ऊपर आ जाना चाहिए, बाहर सी भी आ जाना चाहिए। सही, एक सी जो है ना वो बाहर आ जाना चाहिए। और ये सी की कोई गड़बड़ लग रही है, बस एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं। ये डायमेंशन लेस है, ये जो है सी की थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे सी जो है ना मेरा ख्याल सी जो है वो जो है यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, सी यहीं पे लिख देते हैं। तो सब कुछ हो गया, इसी को फिर हम दोबारा कॉपी पेस्ट करके ठीक है, एक्सप्रेशन बन गया और इसको करके तो यू है। अच्छा, यहाँ पे दोनों में बीटा जो है कॉमन लिया हुआ है, वरना ये जो है ये माइनस गैमा सी बीटा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये भी बन गया। अच्छा, दोनों में से बीटा कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे प्लस साइन। ठीक है, आप कॉमन ले सकते हो तो ये बन गया, बस बीटा में कॉमन। की बन गई। अब अगर आप जो है बी मच ग्रेटर देन सी ले लो, यानी बीटा गोज टू ज़ीरो, तो ये वाला फैक्टर ख़त्म हो गया, नीचे वन रह गया, गैमा भी वन हो गया, ऊपर ये यू हो गया। और यहाँ पे आप देखो ये जो फैक्टर है गैमा जो है, अच्छा ठीक है, हाँ गैमा वन हो जाएगा, सी जो बीटा के अंदर बी बाई सी है उससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, बस ये वाला फैक्टर सारा जो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, बीटा को छोटा करने में जिनसे ये गैमा को जिनसे वन करने में, तो ये लिमिट थोड़ी सी इन्वॉल्व है, थोड़ा सी यहाँ केयरफुली करनी है आपने। तो आप चेक कर सकते हो कि इलास्टिक का वही फार्मूला बन जाएगा जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन